हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलोइंस के 2025 के PYQ क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो 2025 में CBSE ने अपने अलग अलग सेट्स में लिए थे। दिल्ली में तो 3 ही सेट्स आते हैं, लेकिन ऑल इंडिया की बात करें तो टोटल इन्होंने 7 सेट्स के करीबन दिए थे और हर सेट्स में एक ब्लाइंड वाला भी था। सारे सेट्स में से जितने भी क्वेश्चन हमें हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स में मिले, उन सभी क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना दी है। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। इसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इतने आसान अगर आपने हेलो एल्केन हेलो अरीन्स कर रखा है तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ईजी है। और ये क्वेश्चंस आपने इतने प्यारे ढंग से कर देने हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स PYQ 2025 में जो CBSE में क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं हम फटाफट से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे कुछ MCQ क्वेश्चंस आएंगे जो सेक्शन ए में बांटा है मैंने। ये टोटल चैप्टर 6 नंबर का था, 6 मार्क्स का था। इसमें से मान लेते 3 MCQ का क्वेश्चन आ गए तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, और अगर एक MCQ आया तो 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता था। मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, क्योंकि ये टोटल चैप्टर ही 6 मार्क्स का है प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये MCQ का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला कि अरेंज करना है इनको आपको बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये बात पता है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, लेकिन मोलिकुलर मास तब अप्लाई करना है जब इनका मास डिफरेंट हो। लेकिन अगर आप तीनों ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन 1, सेकंड एंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन गिनिए आप, 1 2 3 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन है। उसमें भी 4 कार्बन एक ब्रोमीन है और इसमें भी टोटल 4 कार्बन और एक ब्रोमीन है। फर्क सिर्फ इतना है ब्रांचिंग का, है। इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, इसमें कम ब्रांचिंग है और ये स्ट्रेट चेन है। तो मोलिकुलर वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि मोलिकुलर मास तो सभी का सेम है। यहां पे जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचिंग। अब बेसिकली होता क्या है कि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाता है, वो उतना कॉम्पैक्ट हो जाता है। और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा प्यारे बच्चों तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। आप देख सकते हो ये तीनों ही स्ट्रक्चर में सबसे कम ज्यादा ब्रांचिंग इस थर्ड वाले में है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और सबसे कम ब्रांचिंग सेकंड वाले में, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट थर्ड सेकंड वाले का होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सेकंड वाला सबसे आगे है, फिर फर्स्ट आएगा एंड थर्ड आएगा। तो इस तरह का ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे आया था, और ये क्वेश्चन हर बच्चा करता है। मतलब अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है हेलो एल्केन हेलो अरीन्स का ये चैप्टर कर रहा है तो। एक ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बोला है उसने। अब आपको पता होगा बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही होती है, जो कि होती है हमारी SN2। अब सभी बच्चों को पता है कि SN2 में कुछ नहीं होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पे हम लगा देंगे। देखिए, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता था SN1 में, लेकिन SN1 नहीं पूछा है उसने। हमें कैसे पता चला कि उसने SN2 पूछा है? तो आपको ऐसा याद रखना है कि SN2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 2 का मतलब होता है कि ये बायोमोलिकुलर है। सिंपल है, सभी को पता होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। चलते हैं आगे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे क्या पूछ लिया? IUPAC नाम पूछ लिया। अब इसका जो नाम है वो ध्यान से देखेंगे तो इसकी नंबरिंग जो हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो करने वाले हैं क्लोरीन की तरफ से। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करना क्लोरीन की तरफ से 1 2 3 एंड 4। अब देखोगे 1 पे क्लोरो है, ऐसा कोई ऑप्शन ये रहा, सिर्फ एक ही है, इकलौता है, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 क्लोरो 1 पे मिथाइल। यहाँ पे गलत लिख रखा है, हमारे साथ टाइपराइटर ने गलती करी है या फिर किसी और ने गलती करी है, पता नहीं। पर 1 क्लोरो 1 मिथाइल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4 मिथाइल और ये बेंजीन हो जाएगा। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आप देख लेना, नाम इस तरीके से लिखते हैं, पता ही आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्यारे बच्चों, ये बार बार समझाया जाता है, हर बच्चे को समझाया जाता है। देखिए क्या कह रहा था, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड होता है हमारा RX, सभी को पता है ना। फिर क्या कह रहा है ये, इनटू एन एक्वस इनटू एन एल्कोहल। एल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। एल्कोहल मतलब X की जगह पे क्या आ गया है? OH आ गया है। ये जो X था उसकी जगह पे OH आ गया है। अब एक बात बताओ, अगर एल्कोहल को हमें लाना है यहाँ पे, मतलब ये हेलोजन को रिप्लेस करके OH को लाना है, तो क्या कह रहा है? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या होता है? AQNaOH। अब इसमें से हमारा NaX निकल जाएगा, ये तो सभी को पता है। अब एक बात बताओ, ये जो OH है, OH नेगेटिव है क्या? OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है ये?
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन दो कैटेगराइजेशन में बढ़ जाती थी, SN1 एंड SN2, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर। हालांकि इतना कुछ पूछा नहीं है इसने सिर्फ हमसे पूछा कि किस कैटेगरी में आएगा। एडिशन तब होता है जब वो डबल बॉन्ड, जैसे मान लो कोई डबल बॉन्ड है, एक रिएक्शन में कर भी देता हूं तुम्हारे लिए, ये डबल बॉन्ड है और इसके अंदर तुमने क्या डाला, Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाए, मतलब ये रिएक्शन याद होगी तुम लोगों को, दोनों के ऊपर एक एक हेलोजन आ जाता था, याद है ना, अरे है कि नहीं यार। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई, ये एडिशन हुई, क्योंकि इसमें ऐड हुआ है, इसमें क्या हुआ है, किसी ने किसी की जगह ले लिया, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल है। तो इस तरीके से हमें ये आइडेंटिफिकेशन करनी है और जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले हैं वो याद रख लेना, कुछ भी ये पूछ सकते हैं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यार, ये तो मतलब बच्चों को पता होगा। इसने बोला कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, क्या बन रहा है, अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट। बन किससे रहा होगा, ऑब्वियसली इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो RX से बनता है, और इसमें हम क्या डालते थे, याद ही होगा, द बेस्ट इज AgF, जो ज्यादा मशहूर है वो याद भी रखते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते थे, है ना, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते थे। एक और रिएक्शन देखिए इसने हमें कंफ्यूज किया, जिसका नाम है फिंकलस्टाइन। प्यारे बच्चों, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, और ये पता कैसे काम करते हैं, इसमें हेलोजन होता है और इसमें हम डालते हैं NaI, और इसकी जगह पे I आ जाता है। ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी। दोनों ही रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज, यानी हेलोजन को एक्सचेंज कर रही है, हेलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऊपर वाला हमारा स्वार्ट्ज है और ये वाला हमारा है फिंकलस्टाइन, कंफ्यूज मत होना। हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे इसने फ्लोराइड के बारे में पूछा है, सही है, तो हम फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन लगा देंगे, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। प्यारे बच्चों, SN2 की रिएक्टिव, अच्छा दो याद रख लेना, SN2 हो या फिर SN1 हो, ठीक है, दोनों की रिएक्टिविटी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। कुछ आए ना आए, ये क्वेश्चन तो जरूरी आता है। SN2 में प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा, मिथाइल ग्रुप होता है सबसे आगे, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब बेसिक तो यही है। रेजोनेंस वगैरह जाओगे तो उसमें और एड ऑन्स हो जाते हैं, पर ये याद रखो 1 2 3 1 2 3। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का खेल होता है और इसमें बैक साइड से अटैक होती है। ये अगर बेसिक बातें तुम्हें याद है तो तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा मैंने जो लिखा है वो बताओ, SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 1 डिग्री, हाँ 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, वेरी गुड। तो इसने बोला कि कौन सा SN2 में मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो हमें सबसे छोटा ग्रुप ढूंढना है और 1 डिग्री का ढूंढना है। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं और दोनों की डिग्रियां सेम आ रही है, मतलब 1 डिग्री आ रहा है, तो सिंपल ढूंढना है तुम्हें जो छोटा ग्रुप होगा, स्मॉलर ग्रुप होगा, उसको ढूंढना है तुम्हें। लेकिन यहां पे हमने आंसर को ऑप्शन नहीं देखा और मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई है, साथ में ही आप देखो कि सबके पास 2-2 कार्बन और सारे 1 डिग्री के, तो यहां पे कंसेप्ट लगेगा गुड लिविंग ग्रुप का, सबको पता होगा। गुड लिविंग ग्रुप में क्या होता है, आयोडीन आता है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अच्छा ये जो गुड लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट है ना, ये दोनों रिएक्शन में, SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में ही एप्लीकेबल है प्यारे बच्चों। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आयोडीन वाले पे टिक लगा देना, आयोडीन इज मोस्ट रिएक्टिव। SN1 की जगह ये SN2 की जगह ये SN1 भी पूछता तब भी ये रिएक्शन होती। तो बढ़ते हैं फिर आगे, आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स रिएक्ट एक्वस KOH मोस्ट रैपिडली बाय SN1। पिछला क्वेश्चन SN2 का था और ये SN1 का था, मतलब अलग अलग सेट्स का फर्क है। क्वेश्चंस लगभग सेम ही थे, ज्यादा चेंजेस नहीं थे और बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए थे 2025 में इस चैप्टर के। अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो। अब SN1 में अभी बताया मैंने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा डिग्री तब लगानी है जब हेलोजन सेम हो और कार्बन के नंबर सेम हो। कार्बन के नंबर सेम नहीं है तो फिर आप ये देखोगे कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। मैं इसे समझाता हूं, देखो 2-क्लोरोब्यूटेन है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, तुम लोगों को पता होगा वैसे तो, 2-क्लोरोब्यूटेन ऐसा बन जाएगा, है ना। इसकी डिग्री पता है, डिग्री जिन बच्चों को नहीं आती मैं बताना चाहूंगा। जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन देख लीजिए आप, तो ये 2 डिग्री का हो गया, 2-क्लोरोब्यूटेन 2 डिग्री का हो गया। ये बी ऑप्शन बना रहा हूं, 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो 1-ब्रोमोब्यूटेन में ये 4 कार्बन है, ठीक है बच्चा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बना लीजिए, डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं। वैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इसका 1 डिग्री हो जाएगा, ये बी है, ये ए है।
अच्छा ये SN1 है, SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद आएगा 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और फिर रेजोनेंस के केसेस आते हैं तो वो अलग हो जाता है। ये जो सी ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं। सी वाले में क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन की चेन है और 2 पे ही ब्रोमीन है ना, और 2 पे ही मिथाइल है, तो ये हमारा 3 डिग्री है। तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डी में अगर देखो तो 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, ये बनाओगे ये 1 डिग्री का निकल के सामने आएगा। नियोपेंटाइल क्लोराइड भी इसे हम बोलते हैं, 1 डिग्री का आएगा। मोस्ट रिएक्टिव, अब इसने बोला नहीं है कि SN1 कौन से, SN1 रिएक्शन में दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब बहुत सारी रिएक्शन होती है, एक्वस केओएच वाली रिएक्शन होने लग रही है। SN1 की कोई भी रिएक्शन हो हमेशा 3 डिग्री इज फास्टर, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 3 डिग्री वाला। अगर नहीं पता तो बना के देख लेना, 10 सेकंड लगेंगे, कोई इशू नहीं है। आता है तो फिर डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने थोड़ा सा लेवल अप किया, हालांकि करने की जरूरत नहीं थी, बच्चों को पता ही होता है। क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल में। प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूंगा, कई बार ये बच्चे गलती करते हैं, बेंजीन बनाया तुमने और बेंजीन पे ना क्लोरीन है, ठीक है यहां पे क्लोरीन, और इसे जोड़ोगे, है ना, इसे ऐड करोगे 2 बेंजीन रिंग के साथ, तब जाके ये डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल बन जाएगा। डाइफिनाइल ये बन गया। अब ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, ये रिएक्शन तुमने पढ़ी भी है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, है ना। एक बुर्ज रिएक्शन होती है और एक फिटिक होती है। दोनों में फर्क इतना होता है कि फिटिक वाले में ना बेंजीन रिंग का रेप्लिकेशन होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। अब ये क्या होता है, एक और क्लोरोबेंजीन चाहिए होता है, हमने तो यही सीखा है, बट एक्चुअली में होता क्या है, ऐसा तो है नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल था, वो 2 में कैसे हुए, तो एक्चुअली में इधर पहले से ही 2 मॉलिक्यूल मौजूद थे, समझना बात को, वो दोनों आपस में ऐड होके ये बनाया, वो दोनों आपस में ऐड होके इन्होंने ये बनाया। अब मैं ये बता रहा था फिटिक रिएक्शन और एक बुर्ज रिएक्शन हो। फिटिक में बेंजीन का रेप्लिकेशन होता है या 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। बुर्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हेलो एल्केन वाली यानी सिंपल कार्बन की जो चेन होती है ना, वो उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपके ऐड होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। और दोनों में रिएजेंट जो है वो सोडियम ड्राई ईथर होता है। अब आपको ये आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन से आपने डाइफिनाइल बनाया, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल बनाने के लिए आपको सोडियम ड्राईथर चाहिए, जो कि पहले ही ऑप्शन में और कहीं नहीं है। दूसरा एक और क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। 1 क्लोरोबेंजीन इज अटैच्ड विद अनदर क्लोरोबेंजीन व्हिच इज एडेड इन द रिएजेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर इट विल गिव द डाइफिनाइल। अब होता क्या है, कुछ बच्चों की डाउट्स हैं तो मैं बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज हुए हैं ना, ध्यान से समझना, तो 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के भी यूज होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के, तो सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, यहां से भी सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, और ये वाला और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो इनको हमने आपस में जोड़ दिया। अब तुम कहोगे सर ये था तो ऊपर, आपने जोड़ा नीचे वाले को है, तो मैं प्यारे बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्या करता हूं, इसको और इसको जोड़ देता हूं। दैट इज सिमिलर ना, बेंजीन के एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइफिनाइल बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे आपने कर रखे हैं, सारे तो कर रखे हैं। ये बी ऑप्शन पे मैंने ऐसे टिक लगाया, इसका आंसर ए है, जो मैंने यहां पे लिख दिया। इस फिटिक रिएक्शन नाम से भी यह रिएक्शन आ सकती है। बढ़ते हैं आगे, देखो प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। अब कायरल जिन बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चों को पता है, हाँ हाँ बताओ बताओ। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं और चारों मॉलिक्यूल जो उससे अटैच्ड होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो ये बता सकते हो आप, यानी कि जैसे अगर मान लो मैं 1 क्लोरोप्रोपेन बनाऊं, तो समझना 1 क्लोरोप्रोपेन में 3 कार्बन है और 1 पोजीशन पे क्लोरीन है। मेरे को एक भी ऐसा कार्बन नहीं मिला जिस पे चारों चीजें अलग है। जैसे देखो इस कार्बन को ही पकड़ू तो इसमें 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, मेरे को हर एक बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए। आपको मैं ऐसे समझाता हूं, इस कार्बन को अगर देखूं तो इसमें 2 H हैं, ये दोनों सेम है, तो ये कायरल नहीं हुआ और कायरल हुआ। इसके अलावा कोई और देखोगे उसमें भी 3 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये ऑप्शन नहीं है। आपको हमेशा ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो बीच में हो। जैसे ये 1 पे है ना, 1 वाले चुनो ही मत, क्योंकि 1 वाले में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब 2 वाले चुनो। अब ये 2 ऑप्शन है हमारे पास 2 वाले में, तो 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोब्यूटेन है,
तो मैं एक बार मैं दोनों बताता हूं, फिर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्या है, पहला बी ऑप्शन में बना रहा हूं 2 क्लोरोप्रोपेन। हालांकि ये सभी बच्चों को पता चल गया कि प्रोपेन में बीच में आ रहा है ना, और यहां पे H आ जाएगा मान लेते हैं। अब बीच में आने का नुकसान क्या हुआ कि इधर भी CH3 और इधर भी CH3 है। अब H तो सेम नहीं हो रहे लेकिन CH3 सेम हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेम नहीं होना चाहिए, चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। एक और दिखाता हूं, अगला क्या है, डी वाला, डी फॉर डॉग, कुत्ता, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में प्यारे बच्चों यहां पे क्लोरीन है और यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे H है और ब्यूटेन है। अब देखोगे ये बीच में तो नहीं है, एक बात। दूसरी बड़ी बात, इधर का है CH3 एक ही कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। नंबर भी डिफरेंट होंगे तो चलेगा। मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर H है, इधर Cl है, यानी इसमें चारों चीजें जो जुड़ी हुई है वो डिफरेंट है। यही कायरल हो जाएगा, यही डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, और इस पे लगा देंगे। तो बना बना के देखना है। बाकी आसान तरीका यही है कि 1 वाले चुनो ही मत, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, और 2 वालों में चुन लो। 2 वाले में भी जो 3 कार्बन की चेन है वो भी मत चुनना, 4 कार्बन वाली कोशिश करना चुनने की। सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अब फिर से यही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है, तो वही सेम तरीका लगाते हैं। 1 वाला हम नहीं चुन रहे हैं, अरे वाह। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है 2 वाले, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है और एक 2 ब्रोमोप्रोपेन है। प्रोपेन वाला अभी हमने चुना था, उसमें क्लोरीन था, इसमें ब्रोमीन है, अलग सेट में अलग चीजें दे दी, बस सिंपल सी बात है। तो हमें 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लेना है, ठीक है। और हम देखेंगे ये भी हमारा एक, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को जिसपे मैंने स्टार सा लगाया है, इसमें ये वाला ग्रुप, H ग्रुप और Br ग्रुप सब क्या है, अलग अलग है। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? सो दिस इज द आंसर। क्या है आंसर? ये रहा, ये फर्स्ट ए 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये है हमारा कायरल कंपाउंड। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बेटा पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, इसके बारे में बहुत फेमस बातें हैं, कभी कभी DDT का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां पे इसने ये पूछा है कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड इट इज अ ग्रीन हाउस गैस है, फर्टिलाइजर है, ना तो ग्रीन हाउस गैस है ना फर्टिलाइजर है। ये मच्छर के मारने में काम में आता है, तो ये इंसेक्टिसाइड्स है, ये बात तो समझ आ गई। अब बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है, आप याद कर लेना कि DDT इज इंसेक्टिसाइड। तो सबको पता है कि मच्छर के मारने में पहले यूज होता था, अब उन्होंने उसमें रहना सीख लिया है ना, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 11वां क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट, ये थोड़ा अजीब सा है। इथाइल ब्रोमाइड इज CH3 CH2 Br लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एल्कोहलिक मीडियम में से छोड़ते हैं, सिल्वर नाइट्राइट इज AgNO2। अब सबको पता है AgNO2 डलता है, तो इस Br की जगह पे क्या आ जाएगा, NO2 आ। अरे वाह, वेरी गुड, बच्चा पढ़ता है तू यार, तू कमाल का बच्चा। यहाँ पे NO2 आ गया, बहुत ही बढ़िया, सही है। साइड बटन निकल जाएगा AgBr, वो मतलब नहीं है। अब रही बात इसका नाम लिखने की, अब कई बार नाम है, यहाँ पे लिखा इथाइल नाइट्राइट, गलत। नाइट्रोइथेन बिल्कुल सही। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, सबको पता होगा, और इसको इथेन बोलते हैं, और आगे पीछे लिखना है नाइट्रो इथेन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। नाइट्राइट कब लिखते हैं वो सुन लो, जब इसकी रिएक्शन हम कराते NaNO2 से या फिर KNO2 से, दोनों से कराते, किसी एक से कराते, सॉरी, मतलब एक ही बात। तो यहां पे भी Br हटता, Br हटेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा ONO, और उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। तो इसलिए हमारा नाइट्राइट आंसर गलत है, नाइट्रोमीथेन सही है। नाइट्रोमीथेन तो बनेगा नहीं, मीथेन कैसे बनेगा भाई, 2 कार्बन है उधर, मीथेन कैसे बनेगा। इथीन का भी कोई मतलब नहीं। इथीन कई बच्चे इसलिए बना देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहलिक, लेकिन ये काम तब होता है जब वो एल्कोहलिक KOHO, तो ये कंफ्यूजन वाले ऑप्शन थे। ऑप्शन आ जाएगा हमारा B, नाइट्रोइथेन, इसका नाम लिख दिया मैंने। चलते अगले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना असर्शन रीजन है, मैंने बताया था मिक्स करके आएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक MCQ दे दिया या 2 MCQ दे दिए, एक असर्शन दे दिए, मतलब इस तरीके से मिक्स करके अलग अलग सेट्स में से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। पहला असर्शन है N-ब्यूटाइल क्लोराइड हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N मतलब स्ट्रेट चेन, मैं फटाफट से ऐसे बना लू ना, 1 2 3 4 हो गया, और फिर यहाँ पे Cl है, और इधर है 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे Br है, स्ट्रेट चेन वाले हैं। अब कोई अंधा भी बता देगा कि क्लोरीन का मोलिकुलर मास ब्रोमीन के मोलिकुलर मास से कम होता है,
सबको पता है। और बोलिंग पॉइंट जब कार्बन वगैरह सेम हो तो वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है, मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो बोलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बोलिंग पॉइंट ब्रोमाइड का ज्यादा होना चाहिए। इन्होंने बोला कि नहीं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, ये उल्टा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत है, असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr बॉन्ड। अब ये तो गलत हो ही गया, इसका इससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात समझो कि CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, CCl बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, जल्दी रिएक्टिव होता है। तो रीजन करेक्ट है, यानी असर्शन ठीक है और रीजन करेक्ट गलत है। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से सी आ जाएगा, जो उसमें लिखे भी होते हैं तो वहां से देख लेना, स्टेटमेंट सही गलत का पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे में कह रहे हैं द बोइलिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन है, और इसने बोला कि ये ऑर्डर है RI RBr RCr आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे मोलिकुलर मास के। आयोडीन का मास ज्यादा होता है ब्रोमीन से, क्लोरीन से, फ्लोरीन को बच्चों को पता है, लेकिन रीजन में इसने कुछ और नहीं लिखा, उसने लिखा कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ RI BR और CLF। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बोइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास और साइज के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज होता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी आयोडीन का मास वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन उसने सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन लगा देना ए में क्या होता है, असर्शन ठीक होता है, रीजन ठीक होता है, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है, तो इसलिए ऑप्शन ही हो जाएगा। सिंपल सा यार, ये तो आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या रहा है कि द बोलिंग, अच्छा सेम क्वेश्चन दे दिया क्या, नहीं 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 नहीं, दूसरे सेट में ये वाली लाइन तो सेम रखी कि बोलिंग पॉइंट का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन रीजन देखो क्या कह रहा है, द बोलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, ये सारे इनकी बात कर रहा है, कंसिडरेबली हायर देन दी हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये कह रहा है कि RX मतलब X में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोकार्बन से। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे हाइड्रोकार्बन का जिक्र नहीं है, ध्यान से देखना, यहां पे जो जिक्र है वो सारा का सारा हेलोएल्केन में है ना, तो हेलोएल्केन में है तो हेलोएल्केन की बात होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, ये बात तो सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन इस ऊपर वाली लाइन का जो रीजन होना चाहिए वो ये नहीं होगा, या ये रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, यानी असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन इज नॉट सपोर्टिंग द आंसर, यू कैन से, सो ऑप्शन यू कैन चूज द बी, जो भी उसमें लिखा हो। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, यानी यहां Cl है, इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत माइल्ड कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता, मतलब आसानी से तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ अगर इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे, ठीक है, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे, हाई प्रेशर दे दे, हाई टेम्परेचर दे दे, तब ये रिएक्ट कर लेता है। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज इजियर देन दी क्लोरोइथेन, ये तो गलत बात कह दी इसने भाई ये ना ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है और ये आसानी से रिएक्ट होता है। इसके रीजंस मैंने आपको बताए हुए हैं कि बेंजीन रिंग पे क्लोरीन और इसके बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड आता है ड्यू टू रेजोनेंस। अब एक बात बताओ, एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना, ये वाला जो बॉन्ड है ना यहाँ पे ये दिख रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू इस बॉन्ड को ब्रेक करना। अब ये आया क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है, तो ये तो मुश्किल है, असर्शन गलत हो गया। कह रहे CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड, बिल्कुल बात सही है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके उल्टा ही असर्शन इन्होंने बोला है, तो असर्शन गलत हो गया लेकिन रीजन सही हो गया। असर्शन गलत है, रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन सी बनेगा मेरे ख्याल से। सी ऑप्शन होता है ना इसमें, सी या डी होता है, सी होता है, सी लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स थे, तो इसका ए वाला 1 मार्क्स का और बी वाला 1 मार्क्स का, दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब बहुत ही आसान है, इसने बोला ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी में भी देखा था और असाइनमेंट्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। कहता है SN1 रिएक्शन किस में फास्टर होगी, किस कंपाउंड में होगी। अब मैंने आपको बताया SN1 में क्या देखना, आपको कुछ नहीं, आंख बंद करके 3, 2, 1 देखो, जब क्लोरीन और कार्बन की संख्या सेम हो। तो यार ये देखो इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3 और इधर हो गया 4 और इधर 5 हो गया, 5 कार्बन हो गए, इसमें 3 ही कार्बन है। या फिर मेरे ख्याल से इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए था, है ना, ऐसा होना चाहिए था, पर चलो छोड़ो हटाओ। बस इसमें 3, ये 3 डिग्री का है, इसे घबराना मत, दिस इज कार्बन, ये कार्बन है,
ये कार्बन है और नीचे भी कार्बन है CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3। लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री है यार, 3 तरफ जुड़े हुए 3 डिग्री है, और ये 2 ही तरफ जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये वाला कार्बन देखना है, जिसपे हेलोजन होता है ना उसको देखते हैं। तो ये हमारा 2 डिग्री का हो गया। तो 2 डिग्री से बेटर तो फास्टर तो SN1 में 3 डिग्री का होता है। कार्बन मेरे ख्याल से उन्होंने अलग कंपैरिजन दे दिया, बट देना नहीं चाहिए, पर कोई नहीं, अब यही आंसर है, आंसर इसी को रखेंगे। अब ये अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, इसमें बी पार्ट में SN2 का डिस्प्लेसमेंट अरेंज करने के लिए उसने बोल दिया। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, आसान है। सबके ना एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रो तो है नहीं, अगर है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग ना इसके स्ट्रक्चर बनाओ। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल, 2 पे ही ब्रोमीन है, 2 पे ही मिथाइल है, और ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन है प्यारे बच्चों, सिंपल है। अच्छा 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन इज 5 कार्बन की चेन हो गई कि नहीं हो गई? 1 ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन की हो गई। और फिर एक 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी कि उसमें भी 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, और 2 पे 1 2 3 4 5। अब बस कुछ नहीं करना, SN2 है। अच्छा इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1 2 3 4 सबके कार्बन गिनोगे, इसमें भी 5 कार्बन, उसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, सब में 5 कार्बन है। डिग्री का फर्क है, ब्रोमीन 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 सेम है, गुड लिविंग ग्रुप का भी फर्क नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा डिग्री देख लो। डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? ये देखो, एक ब्रोमीन जिसपे जुड़ा होता है ना उसको देखते हैं। इधर एक जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री हो गया, सही है। ये वाला जल्दी बताओ, ये एक से ही जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक तरफ से ही जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है, और ये दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री है। तो 1 2 3 सिंपल है यार, ये तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब 1 ब्रोमोपेंटेन पहले आएगा, फास्टेस्ट। अच्छा ऑर्डर भी देखा करो, यहां पे क्या शब्द है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग समझते हैं आप लोग? इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे कम पहले आएगा और सबसे ज्यादा वाला लास्ट में हो। सबसे कम है अपना 3 डिग्री, तो मैं इसे अरेंज ही कर देता हूं। ये हो गया हमारा 3 डिग्री वाला, ये इधर बना देंगे, या इसका नाम लिख देंगे, जैसे स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। और फिर आएगा 2 डिग्री वाला, ये मैं बीच में रख दूंगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ये लो जी, इस 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में मुंह उस तरफ खुला रहेगा, बढ़ते क्रम, ठीक है, ऐसे। तो ये आंसर हो गया, ये 17वें का 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा था। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये मैंने कराया हुआ है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर बच्चा ने इसमें लिखता नहीं है। ये लिखने का क्वेश्चन है, लिखना क्या है, टू द पॉइंट चीजें लिखवाइए कई बार, पर बच्चा लिखता नहीं है यार। अब जब लिखेगा नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। प्यारे बच्चों मैं ना आपको एक काम करता हूं, देखो मेरी बात सुनो। ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक, व्हाई आर हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? बताओ बताओ बताओ। एक तो ये रीजन है, देखो इसमें ना आप ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हो, इसके लिए रेजोनेंस बना दो। रेजोनेंस एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी में नहीं मिलती तो यहां से बना लेना। रेजोनेंस में कुछ नहीं करना है, ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूं। जिन बच्चों को आता है वो तो फिर कोई बात ही नहीं है, मतलब उनको तो कुछ समझाना ही नहीं है इसमें, और जिनको नहीं आता है वो बना लेंगे भाई, ठीक है, ये चलता रहेगा। यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक और रेजोनेंस बना देता हूं मैं, इसके आगे का तुम बना लेना यार, ठीक है। ये हो गया जी, अब ये हो गया और यहां पे आ गया, ठीक है। एक और बनेगा वो वापस से आ जाएगा। अब आप समझिए इस दौरान एक तो रीजन लिखना है कि व्हाई आर द हेलोअरीन्स लेस रिएक्टिव। इसका क्वेश्चन कई बार आता है। पहला रीजन कार्बन हेलोजन, क्लोरो हेलो है ना, हेलो मतलब हेलोजन ले लेंगे, क्लोरीन होता है तो मैं क्लोरीन ले लूं। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड, एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड लिख लेना अच्छे से, ठीक है। एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। इतना लिख दोगे ना भाई साहब, मैं बता रहा हूं खुश हो जाएगा एग्जामिनर, कहेगा कि अरे अरे क्या लिख दिया आपने। और सबसे बड़ी बात क्या, रेजोनेंस भी बना दिया, इंटरेस्टिंग है। दूसरा आप ये लिखोगे, दूसरा रीजन कार्बन हेलोजन, कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना। तीसरा रीजन और लिख दोगे कि फिनाइल
फिनाइल कैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। 3 रीजन लिख दिया आपने, ठीक है। इतने में तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहां तक का रीजन लिखा है मैंने। उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा इसने कहा हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप। अब आप ना एनसीईआरटी में देखोगे, मैंने बताया हुआ है NO2 ग्रुप ऑर्थो पे या फिर पैरा पे आने से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे बिना NO2 के 623 केल्विन था, NO2 डाला तो 423 केल्विन है। करवाया हुआ, देख लेना नोट्स में, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। तो कह रहे हैं कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन हैलोअरीन्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये NO2 आने से इसकी रिएक्टिविटी जो इन सब कारणों की वजह से नहीं हो पा रही थी, NO2 की वजह से ऐसा क्या हुआ कि ये रिएक्ट करने लगा। एक बात तो ये पूछेगा तुमसे, इस क्वेश्चन को ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो ये बढ़ा देता है रिएक्टिविटी, लेकिन मेटा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट वो पूछा नहीं, तुम उसमें जान ही रहे हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूं तुम्हें, और आंसर तुम्हें मतलब बहुत ही आसान है, एक बार देख लो। ये जी आंसर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो मैंने वहीं से लिख दिया, क्योंकि मैं बताऊंगा तुम कुछ सुनोगे कुछ लिखोगे, ये याद कर लेना, रट्टा मार लेना, नहीं समझ में आता तो वैसे तो सबको पता है। कह रहे हैं कि NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रो, एक तो NO2 विड्रोइंग ग्रुप होता है, तुम्हें पता है, विड्रो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से विड्रॉ करेगा, एक बात। 10 फैसिलेट्स, फैसिलेट एक थोड़ा सा फैंसी वर्ड हो गया तो लिख देना, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इससे न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो वो जिससे इलेक्ट्रॉन कम हो गया वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल तुरंत उस पर अटैक मारेगा, समझो। एंड न्यूक्लियोफाइल ऑन हेलोअरीन्स द कार्बोएनाइन, और उसमें जो कार्बोएनाइन बनेगा वो स्टेबलाइज होता है थ्रू द रेजोनेंस से। ये सारी बातें लिख देनी है। एंड द नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन सब्स्टिट्यूट इज स्टेबलाइज्ड बाय द NO2। और जो ऑर्थो, अभी मैंने रेजोनेंस बनाया था ना, ये ध्यान दो, ये रेजोनेंस, ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब मान लो इस नेगेटिव चार्ज, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पे NO2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है कौन, NO2। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस बात को आप समझिए। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक बात, एंड इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, इट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहां से आप ये लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। ये 18वां क्वेश्चन था, तुमने कर लिया, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 19वां क्वेश्चन तो हद हो गई, हद ही नहीं, सॉरी 3 नंबर में नहीं भाई, 2 ही नंबर में आया हुआ था, क्योंकि ये सेक्शन बी चल रहा है, आई एम सॉरी। अब ये क्वेश्चन ने एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा, इसमें देखो Br2 हीट। अब ये Br2 हीट का ना आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कोई बेंजाइल है। बेंजाइल, बेंजाइल समझते हैं आप लोग? अगर बेंजाइल है ना, बेंजाइल पोजीशन है, तो वहीं पे से आप हाइड्रोजन हटाओगे, रिएक्ट कराओगे, या फिर अलाइल मिल जाए, या फिर 3 डिग्री मिल जाए, या फिर 2 डिग्री मिल जाए, या फिर 1 डिग्री मिल जाए। हालांकि 3 डिग्री हम बाद में भी देखते हैं, पर पहले देखते हैं, मतलब पर इतना कुछ नहीं है। इस वाले में डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा Br2, पहली बात। तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड ये दिख रहा है ना, इस पे अटैक नहीं करेगा, ये करेगा बेंजाइलिक पोजीशन पे। ये है इसकी बेंजाइलिक पोजीशन, तो इस बेंजाइलिक पोजीशन पे से ये H को हटा देगा, एक H को हटाएगा, एक H है, CH2 है, तो एक H हटने के बाद ये बनेगा CH। समझ गए? बस इतना काम करना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और इसका आंसर लिखते हैं। बेंजीन रिंग जैसा है वैसे ही बना देंगे हम, कोई चेंज नहीं है जी, कुछ भी चेंज नहीं है। और जो CH2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, इसके नीचे Br आ जाएगा। एक H हटाया है तो उसको एक Br दोगे, एक H जो हटा और एक जो Br है, वो दोनों निकल गए, अपना साइड प्रोडक्ट HBr बन के, उनसे मतलब नहीं है, ये कंपाउंड आ गया। अच्छा NO2 था, NO2 ये रहा, NO2 जैसा है वैसे ही रहेगा, सिंपल है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन रिंग पे नहीं हुई है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हुई है, दैट इज कॉल्ड द बेंजाइलिक पोजीशन। वेरी गुड। अच्छा, ये वाली रिएक्शन ना बचपन में भी सिखाई जाती है। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में लास्ट में है, और रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। प्यारे बच्चों, बहुत ही फेमस है, और इसकी मैकेनिज्म भी आप लोगों को कराई गई थी असाइलेशन में। इसमें एक ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR।
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन इस पे चला जाता है तो बनता है AlCl4 नेगेटिव, याद आ रहा होगा, और CO पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और यही जाके जुड़ता है कहां पे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। वेरी गुड, ये कराया हुआ है तो इसके आंसर्स लिख लेना आप लोग। ये क्लोरीन है, 2025 में आया ये क्वेश्चन। इसके नीचे इसके पैरा पोजीशन पे ये CO ग्रुप जुड़ेगा। ये जो CO दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ता है, और ये CH3 बेसिकली ये कीटोन हो गया। कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ कार्बन और बेंजीन ये कीटोन हो गया। अब मेरे को एक बात समझो, यहां से नंबरिंग करेंगे बेटा, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो कि होगा पैरा पोजीशन पे। बना दूं क्या, चलो मैं बना देता हूं। वो मेजर प्रोडक्ट, इसने मेन प्रोडक्ट बोला था, मेन प्रोडक्ट का मतलब होता है मेजर प्रोडक्ट लिखना। माइनर लिखूं या मत लिखूं, मतलब माइनर भी सेम सा ही रहेगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो ऑर्थो हो जाएगा। तो इसका नाम लिख लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। मोनोहेलो मतलब यहां पे देखो एक से ज्यादा भी हट सकते थे, H एक ही H हटाया ना मैंने यहाँ पे, और वो तो खैर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है ही। चले आगे, आसान था। अरे वाह भाई वाह। अच्छा ये देखो 20वां क्वेश्चन दूसरे सेट में दूसरे तरीके से आ गया। SOCl2, अब सबको पता है SOCl2 अल्कोहल पे रिएक्ट करता है और कहीं रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उस अल्कोहल यानी OH ग्रुप की खासियत ये है कि इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द नॉट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर ये अटैच्ड है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो पता हुआ है। हाँ, अगर बेंजीन से नेक्स्ट एक कार्बन और फिर OH है ना यहाँ पे, फिर OH है कि नहीं, ये देखो ये रहा ना बेंजीन रिंग, फिर कार्बन, फिर उससे OH है, तो वो रिएक्ट कर लेगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl, सिंपल है। और साइड प्रोडक्ट क्या है हमारा, SO2 और HCl, ये गैस होते हैं, उड़ जाते हैं। ये था 1 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का, 1 नंबर का वो हो गया। अब ये दूसरे नंबर की बात है, ये बेंजीन रिंग है, कुछ भी है। अब ये क्या लिखा, HBr और पारोक्साइड। देखो डबल बॉन्ड ये वाला है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बड़ी बात, पारोक्साइड में ना एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल सबको पता है कि ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, उसमें से देखो ज्यादा हाइड्रोजन इस पे है, तो इस पे ही जाके तुम्हें क्या करना है, बोलो, देखो मेरी बात समझो। जैसा स्ट्रक्चर है वैसा तो मैंने बना लिया। जो ये हाइड्रोजन है CH है, तो ये हो जाएगा एक और H आके CH2 हो जाएगा, एक बात। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल हो जाएगा, दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, ज्यादा हाइड्रोजन जिसपे पहले से मौजूद है उस पर एक Br और आ जाएगा, ये बन गया। अब तुम कहोगे सर इसको नाम भी लिख दो, बहुत ही आसान है, जहां से हेलोजन जुड़ा हुआ है वहीं से नंबरिंग करो। इसे फिनाइल बोल देंगे, ब्रांच में बेंजीन को फिनाइल बोल देते हैं, तो क्या नाम आया, 3 फिनाइल, ठीक है। और 3 कार्बन है तो बन जाएगा प्रोपेन। कुछ छोड़ा क्या, अच्छा अच्छा सही है, मैंने छोड़ दिया, ओके ओके। ये आएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो, ये मिस हो गया था ना, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल और प्रोपेन। अब सही है, ये बन गया। वैसे वो बोलते नहीं है नाम लिखना, लेकिन लिख दोगे ना यार, एग्जामिनर तुमसे इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा, वो बता नहीं सकता। पर अगर नहीं आता तो गलत मत लिखना, बस स्ट्रक्चर पूछा, स्ट्रक्चर बता दो। ये भी वही मेजर मोनोहेलोजन प्रोडक्ट। अब HI डाल दिया, HI में भी कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक। पिछले वाले एंटी मार्कोनिक, ये मार्कोनिक है। अब मार्कोनिक में हमें उन 2 कार्बन को ढूंढना है जो डबल बॉन्डेड है। ये 2 कार्बन है, ये डॉट लगाए ना, ये कार्बन होते हैं। इस कार्बन पे देखोगे तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, चौथा इसका मतलब हाइड्रोजन होगा, यानी एक हाइड्रोजन तो है इस पे। इस पे देखोगे 4 बन रहे हैं, 1 2 3 इधर हो गए और एक ये 4 हो गया, ऊपर 2 है और इधर 2 है, 4 हो गए, हाइड्रोजन है ही नहीं। यानी अगर हम कम ज्यादा की बात करें तो इस पे कम हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है इस पे, और इस पे 1 हाइड्रोजन है। मार्कोनिक ये कहता है जो नेगेटिव पार्ट है, जो कि है I इज नेगेटिव पार्ट, I नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, I नेगेटिव गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ऐसे भी कह सकते हो अगर नहीं समझ में आता। अच्छा ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसे बेंजीन, तुम कहोगे पिछले वाले में तो आपने बेंजीन पे कराया नहीं, यहां करा रहे हो, ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग के अंदर तीनों बॉन्ड होते हैं, इसमें एक ही बॉन्ड है।
ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ये सिंगल हो जाएगा, यहां पे ये CH3 हो गया, यहां पे I आ जाएगा और यहां पे एक H था ही, एक H और आ जाएगा। अच्छा, H दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, H को यहां पे मेंशन मत करो क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड की बात होती है कि बॉन्ड नोटेशन में तो H हमें दिखाना ही है, तो वो H हम ऐसे ही लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और सेक्शन सी में आ गए। सेक्शन सी 3 नंबर का क्वेश्चन था, और किसी सेट में 3 नंबर के क्वेश्चन और 3 MCQ, किसी सेट में 1 MCQ, 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए 6 नंबर का ये चैप्टर है। बड़ा मजेदार है, कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। एक MCQ में था ये और मैंने वहां कराया ही था क्लोरोबेंजीन से, फिर भी मैं कर देता हूं फटाफट से। ये रहा क्लोरोबेंजीन, हाँ, और इसके अंदर हम डाल देंगे सोडियम ड्राई ईथर। जो दूसरा मॉलिक्यूल मैंने डाला था ना, वो मर्जी है तुम्हारी, डालो या मत डालो, यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, एक ही बात है, और यहाँ पे भी 2 लगा दो, और जो बाइफिनाइल बनेगा वो ऐसा जुड़ जाएगा। कभी कभी ये तुमसे क्या मजे ले लेते हैं वो सुन लो, ये ना आपको क्लोरोबेंजीन नहीं देंगे, सिर्फ बेंजीन देंगे, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द क्लोरोबेंजीन, देन दिस रिएक्शन विल प्रोसीड एंड द रिएक्शन नेम इज फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम फिटिक रिएक्शन है। फिटिक इसलिए क्योंकि बेंजीन डबल हो रहा है, ये हमारा ए पार्ट है। फर्स्ट नाम इनके नीचे लिख देना, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन बनाना है। अब देखो प्रोपीन, ये तो बहुत ही आसान है। प्रोपीन सोचो, खुद ही सोचो, प्रोपीन हमारा क्या होता है, ये होता है प्रोपीन, और बनाना है 1 आइडोप्रोपेन, यानी 1 पे जोड़ना है। 1 पे याद आते ही दिमाग में रखना परऑक्साइड वाला रूल लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज थी, परऑक्साइड में ना सिर्फ HBr ही रिएक्ट करता था, नहीं तो मैं HI करा देता, समझो। मैंने HBr परऑक्साइड डाला, इससे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, और ये वाली पोजीशन जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे Br जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनना है, CH3 CH2, और ये CH2 और यहां पे I आ गया, I नहीं Br आ गया, Br जोड़ा है ना हमने, लेकिन लाना सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन लाना I है। तो हमें करानी है वही फेमस रिएक्शन जो मैंने शुरू में जिक्र कराया था, जिसका नाम था हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, NaI। बेटा जब आप ये कन्वर्जन कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि मेरी ये जो वीडियो को पॉज कर दो और पहले खुद ट्राई करो, खुद दिमाग लगाओ, और फिर लास्ट में ना फटाफट से आगे भगा के आंसर चेक कर लो। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, सोडियम ट्राईथर डाल देंगे, हो जाएगा। सी पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2इन बनाना है। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2इन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है सी पार्ट में। 2 ब्रोमो, ये तो यहीं आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, सी वाला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, सही है। 2 ब्रोमोब्यूटेन, प्यारे बच्चों 2 ब्रोमोब्यूटेन में क्या करना है, हमें ब्यूट 2इन बनाना है, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाला देख लो, यही बनाया ना, ब्यूट 2इन। अच्छे से बना देता हूं दोबारा से, कोई बात नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, ये तो सबको आता होगा। एलिमिनेशन हुई है, यहां ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा हमारा गरीब वाला बनता था, गरीब को और गरीब बनाओ, रिएजेंट क्या था, अल्कोहलिक KOH, सिंपल है। ये बन गया ब्यूट 2इन, ठीक है प्यारे बच्चों, ब्यूट 2इन बन गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तीनों क्वेश्चन एक बार देख लो, और मेरे ख्याल से ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, सही है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, है ना। बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन सी के ही अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 23। अब ये डेफिनेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, ये कुछ डेफिनेशंस के जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि एनेंटियोमर है, रेसमिक मिक्सचर है, और ये तो हम करेंगे। एनेंटियोमर, रेसमिक मिक्सचर, इन सबको आपको याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना है प्यारे बच्चों। देखिए एनेंटियोमर को आप अच्छे से याद कर लो। क्या होता है, बस सबको पता है यार, एक डेक्स्ट्रो होता है, दूसरा लीवो होता है, पर लिखे कैसे पेपर में, है ना। एनेंटियोमर होता क्या है, तो कह रहा है द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोलते हैं। अगर आप ये स्टीरियो आइसोमर्स वर्ड भूल जाओ ना, आप लिख देना द ऑप्टिकल आइसोमर्स, बस सिंपल सी बात है। उन दोनों आइसोमर में क्या फर्क होता है, एक तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, मतलब जैसा ये वैसा ये
शीशे में दिखाई गई इमेज होती है तो मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं करते। जैसा ये है वैसा ये नहीं होगा, अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखे तो कुछ ना कुछ अलग होगा। तो दैट इज स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज अ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नोन एज एनेंटियोमर। सिंपल है। तो ये एनेंटियोमर की डेफिनेशन होगी। हालांकि उसने सिर्फ डिफाइन पूछा है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। तो इतना कुछ लिखना नहीं है, बट इतना लिख दोगे काम चल जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा और इसके अंदर तुम एड ऑन्स करो। जैसे कि कह रहा है कि एनेंटियोमर के पास आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। दे ओनली डिफर इन रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। करा रखा है क्लास में भी, एक डेक्स्ट्रो होता है एक लीवो होता है। अगर ये हमसे एग्जांपल पूछता तो हम वो 2 कायरल वाला जो था ना उसका एग्जांपल लिख देते हैं, उसके 2 स्ट्रक्चर बना देते हैं डैश और बैज में, बस हो जाता। ओनली डिफर इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में। इफ वन ऑफ द एनेंटियोमर इज डेक्स्ट्रो, कह रहा है अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा ऑटोमेटिकली लीवो हो जाएगा, दूसरी जो इमेज बनेगी वो लीवो रोटेटरी हो जाएगी। एनेंटियोमर आप लिख दोगे मतलब दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। सेकंड क्या कह रहा है, रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं। कह रहा है कि जो रेसमिक मिक्सचर है, यहां पे देखो कह रहा है, एक काम करते हैं ना, इसको सिलेक्ट करके ऊपर दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो अब मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर, 2 एनेंटियोमर हो गए इन इक्वल प्रोपोर्शन, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो। ये डायरेक्टली लिखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर ये बोलोगे कि एक मिक्सचर के अंदर अगर 2 कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 50-50% विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन। कि एक डेक्स्ट्रो एक लीवो है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 ऑप्टिकल रोटेशन होगा। एट द रोटेशन इज वन आइसोमर विल बी कैंसिल्ड बाय द अदर। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सच मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रेसमिक मॉडिफिकेशन, एक ही बात है। A racemic mixture is represented by prefix, उसके आगे या तो आप DL लगाओ, डेफिनेशन लिखवा रखी है, या फिर प्लस माइनस लगाओ, तो यूं का यूं आएगा पेपर में, इसे ध्यान से कर लेना। अब रही बात इसका जो ये बी पार्ट है, जिसे 1 नंबर का है, व्हाई इज द क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वही क्वेश्चन है, वही पता है कौन सा क्वेश्चन है, ये तो अभी रेजोनेंस बनाया था, क्लोरोबेंजीन है, वहां पे मैंने एक्स लिखा था, यहाँ पे ये वही है, क्लोरोबेंजीन है। पार्शियल डबल बॉन्ड एक रीजन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दूसरा रीजन, ठीक है, एंड नॉट इजीली ब्रेकेबल होगा, फिनाइल कैटायन इनस्टेबल होगा। 3 रीजन लिख देना, तीनों रीजन में नंबर मिल जाएंगे। रेजोनेंस बना दोगे वारे न्यारे हो जाएंगे, नंबर कहीं नहीं गए। तो क्लोरोबेंजीन हो या कोई भी बेंजीन से जुड़ा हुआ हैलोजन हो, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्ट करते हैं। तो ये बात तुम्हें यहां पे बतानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तुम कहोगे तो मैं दोबारा बता दूं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, 24वें क्वेश्चन में इसने बोला कि रेसमाइजेशन डिफाइन करो। दूसरे सेट में आया, एक में रेसमिक मिक्सचर पूछा, एक में रेसमाइजेशन, दोनों अलग अलग फिनोमिना है बेटा। रेसमिक मिक्सचर एक सब्सटेंस है, रेसमाइजेशन एक प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ एनेंटियोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज द रेसमाइजेशन। तो ये करना है, एनेंटियोमर को रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना रेसमाइजेशन कहलाता है। और फिर ये खत्म हो गया, ये 3 नंबर का था, समझना। इसको करोगे 1 नंबर मिल जाएगा। डेफिनेशन लिख दी इतनी छोटी सी, बस बात खत्म। कह रहा है SN1 और SN2 में से किस में रेसमाइजेशन होता है, इसका 1 नंबर मिल जाएगा। और कह रहा है गिव रीजन इन, और जो इसका आंसर लिखोगे SN1 या SN2 में से जो भी बताओगे, तो तुम्हें पता है कि SN1 में रेसमाइजेशन रेसमिक मिक्सचर बनता है, पता है ना। रेसमिक मिक्सचर किस में बनता है, SN1 में बनता है। तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। और अगर इसका रीजन बताओगे कि SN1 में ही क्यों होता है रेसमिक मिक्सचर, SN1 में ही क्यों बनता है, तो 1 नंबर और मिल जाएगा। यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबके रीजंस लिखने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लिखना, बिकॉज इन SN1 कार्बोकैटायन विल फॉर्म। एन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक प्लेस अबाउट द प्लेन ऑफ कार्बोकैटायन एंड बिलो द प्लेन ऑफ कार्बोकैटायन। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, either with the retention or inversion, है ना। And if the inversion and retention take place in the optically active compound, it will gives the 2 enantiomer, one is dextro, another is levo.
एंड इफ देयर फॉर्मेशन इज 50% दे विल फॉर्म द रेसमिक मिक्सचर। इतनी बात लिख दोगे ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें ऐसे 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 नंबर दे देगा ना, वो पूछेगा भी नहीं कि यार क्या है ये बच्चा, पिघल जाएगा वो। इतना बढ़िया एग्जामिनर, इतने बढ़िया तरीके से तुम लिखोगे, तो इस बात को ध्यान से लिख लेना। ये तीनों नंबर के हमने आपको 24वां क्वेश्चन आपको हमने यहां पे बता दिया। 23वां हो गया, 24वां हो गया, और बढ़ते हैं फिर हम आगे। 25वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नालायक, डर मत। और सुन इन्होंने क्या क्या, कितनी तक कितने चालू है हमारे एनसीईआरटी में। C4H9Br है, इन्होंने क्या करा, C4H9I है ना। तो हम डर जाएंगे क्या? हम डरेंगे क्यों? C4H9I कर दिया इन्होंने, Br की जगह आई हुई तो कर रहा है, और क्या चेंज करा? कुछ भी चेंज नहीं करा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो हमें इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि Br की जगह आई है। अच्छा देखो मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन की जितने भारी भारी ये शब्द है ना, उतना ही आसान ये क्वेश्चन है, एक बात। दूसरी बड़ी बात, इस तरह के क्वेश्चन देख के घबराना मत कभी भी। घबराओगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। आराम से धीरे धीरे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर में आएंगे, तो इसकी तुम थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ताकि डायरेक्टली देख के तुम डरो मत। आधा खौफ तो डर से होता है। और देखो बहुत ही आसान है, अगर आप तुम ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान है। मैं एक लाइन पढ़ता हूं, लाइन से ही क्वेश्चन समझोगे कि कंपाउंड ए है। देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं, कंपाउंड ए है, क्या है? ए लिख लिया, ए फॉर एप्पल, विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9, ले C4H9I, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे फॉर्मूला पता है, और ये बोल रहा है विच इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और कोमा लगा रखा है, बस हो गया खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। इसने बोला देखो C4H9I है, और ये कह रहा है कि ये 1 डिग्री का है। कितना डिग्री का? ये 1 डिग्री का। C4H9I के मेरे दिमाग में कितने आइसोमर्स आएंगे? देखो मेरी बात समझो, एक तो सबसे पहले मेरे को जो बड़ा प्यारा लगता है कि भाई ये ना स्ट्रेट चेन वाला है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट चेन लगा दिया और यहाँ पे आई लगा दिया। पहले हम Br लगाते थे, अब आई लगा दिया। ये 1 डिग्री का है। ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, पर यही है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आगे और पढ़ना पड़ेगा। एक तो पॉसिबिलिटीज ये है, दूसरी पॉसिबिलिटीज है 1 डिग्री का ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग करेंगे, इधर आगे जाएंगे CS2 और फिर इधर भी आई लगा देंगे। ध्यान से देखोगे तो ये भी 1 डिग्री का है ना। ये 2 1 डिग्री के हमारे। इसके अलावा जो तुम सोच रहे हो कि हम ऐसा लगा दें यहां पे, जैसे तुमने ये सोचा, तुम्हारी सोच गलत हो गई। पूछो कैसे? इसने क्या बोला, ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है, तो ये नहीं होगा, 2 डिग्री का होगा ही नहीं। और अगर तुमने एक और गंदी सोच रखी कि यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे तीनों जगह पे तुमने लगा दिया आई, तो ये 3 डिग्री का होगा, ये भी नहीं होगा। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो 2 स्ट्रक्चर तो एलिमिनेट हो गए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज शायद नहीं है। हमारे 2 ही पॉसिबिलिटीज है। और इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने कई बार कराया भी है, तो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो कह रहा है कि ए जो था वो रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH से। अब मैं ऐसे, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए ए के, मैं किसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा हूं? इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आगे। और जब मैं पढ़ पा रहा हूं तो पढ़ते पढ़ते मैं एक ऐसी लाइन पे आया जहां पे मैं तुम्हें सीधा डायरेक्टली ले जाना चाहता हूं। कह रहा है कि ये जो ये लाइन, व्हेन A reacts with the sodium metal in the presence of dry ether, it gives the C8H18। भाई डबल तो होगा ही, C4H9 था, डबल होगा तो C8H18 होगा। ये बात सही है, क्योंकि बुर्ज रिएक्शन हुई है। लेकिन उसने आगे बोल दिया कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल आयोडाइड रिएक्ट्स। यानी ए कह रहा है कि A N-ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं है। तो साफ पता चल गया कि ए की 2 पॉसिबिलिटीज हमने मानी थी, और ये N-ब्यूटाइल आयोडाइड जो स्ट्रेट चेन है ये नहीं है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये हमारा ए तो नहीं है, इसको हम लेना ही नहीं है, हमें ए यहां से शुरुआत करनी है। इतना सब कुछ वहां पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसने बोला ए जो है शुरू करते हैं, यहां से समझाता हूं मैं। ए जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, वो मान लिया हमने। कह रहा है ये रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH से और कंपाउंड बी देता है, तो हमने इसे एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराया। आप सबको पता है कि एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन हो जाता है, यानी बीटा एलिमिनेशन करा देंगे। ये अल्फा है और इससे नेक्स्ट वाला बीटा है। अल्फा पे से हेलोजन यानी कि आई हट जाएगा, और बीटा पे से हाइड्रोजन यानी कि H हट जाएगा। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
CH2। ये कंपाउंड है B, सही है, ये कंपाउंड है B, जिसका फॉर्मूला अगर काउंट करोगे तो C4H8 है, जो कि हमारा मैच कर रहा है स्टेटमेंट से, कह रहा है कि B रिएक्ट्स विद HI से रिएक्ट करता है और वो C देता है, और C जो बना वो एक आइसोमर है A का। चेक कर लेते हैं, ये तो B है, अब B को हम रिएक्ट कराते हैं HI से। अब HI लगाएंगे तो मार्कोनी-कोब्स रूल लगेगा, मार्कोनी-कोब्स रूल लगेगा तो CH3C यहां पे आ जाएगा I, यहां पे आ जाएगा CH3 और यहां पे आ जाएगा CH3। प्यारे बच्चों, आप इनके नीचे इनके नाम लिख सकते हो, एक बात। दूसरी बड़ी बात, कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, गाइड कुंजी किताब से इनके स्ट्रक्चर डायरेक्टली लिख देते हैं, वो नहीं करना, आपको रिएक्शन लिखनी है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, आप ये देखो, ये जो A है तो ये A के नीचे A लिखना पड़ेगा, B के नीचे B लिखना पड़ेगा, C के नीचे C लिखना पड़ेगा। अलग से बताते हो तो वो सही है, लेकिन रिएक्शन भी करनी है। A को और C को ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ये 1 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है, हुआ ना आइसोमर, पोजीशन आइसोमर तो हुआ। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाँ बताओ, एक सेकंड में ये मिटा लेता हूं, ये सब क्या है, ये हो गया यहां तक, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। फिर कह रहा है व्हेन ए रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब ए सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वो C8H18 देता है, और कह रहा है कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एन-ब्यूटाइल आयोडाइड, वो तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया है। और विद सोडियम राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी आपको, तभी नंबर मिलेंगे। ए इज रिएक्टेड विद द एल्कोहलिक, ये तो एल्कोहलिक से ही बोला इसने, पर हमने तो सारी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ए को एक रिएक्शन और करानी है सोडियम ड्राई ईथर से, सोडियम ड्राई ईथर, ये वाली रिएक्शन वुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में रेप्लिकेशन हो जाता है, तो ये डबल हो जाएगा। मैं कैसे बनाऊं, जैसा ये है ना वैसे ही बना देंगे, यानी दो मॉलिक्यूल्स इसके यूज होते हैं और आपस में ये अटैच्ड हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये डबल हो गया, पर ये डबल नहीं होता है प्यारे बच्चों। ये बन गया जी, यहां पे CH3 आ गया, इसका नाम लिख लेना, डेट इज 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 2 5 डाइमिथाइल और यहां पे हेक्सेन, 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, सबके नीचे नाम और स्ट्रक्चर बना देना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 25वां था। 26वें क्वेश्चन में राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 करा रखी है, नोट्स में भी है। SN1 SN2 लिख लो, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, SN2 1 स्टेप है। SN1 का फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर, है ना, SN2 का है बायमोलिकुलर। SN1 की डिग्री 3 to 1, SN2 की डिग्री 1 to 3, ऐसे करके आप लिख लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर इसने बोला दो डिफरेंस लिखोगे, 2 नंबर मिलेंगे, और कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड SN1 में जल्दी से जाएगा। अच्छा, यहां पे ना ये स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये स्ट्रक्चर ऐसा था CH2Cl, ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है, लेकिन ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग नहीं है। प्यारे बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन जब यहां से Cl हटेगा, Cl क्यों हटाना है? Cl इसलिए हटाना है क्योंकि SN1 है तो कार्बोकैटायन बनेगा। ये जो कार्बोकैटायन है 1 डिग्री का बेंजाइल है, जो कि स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस से, तो इसलिए यही फास्टर आ जाएगा। इसमें से अगर Cl हटाएं हम यहां पे, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 1 डिग्री का सिंपली अल्काइल है, तो बेंजाइल इज मोर स्टेबलाइज देन अल्काइल, सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन आसान सा है, डिफरेंस जरूर लिख लेना, लेकिन डिफरेंस के नंबर मिलेंगे 2 और इसका नंबर मिलेगा 1, और ये रीजन अगर पूछ रहा है तो बता दो, वाई भी पूछा है, देखो पूछा है तो बताना पड़ता है, बिकॉज 1 डिग्री बेंजाइल्स कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस एंड इन SN1 देयर इज अ कार्बोकैटायन फॉर्म, तो इस वजह से आप लिख सकते हो, नंबर मिल जाएगा। कह रहा है हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव, ये वही क्वेश्चन है। हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द पार्शियल CX bond acquire partial double bond character due to resonance, एक रीजन तो ये रट लो। कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा रीजन, एंड फिनाइल कैटायन इनस्टेबल है, तीसरा रीजन, और रेजोनेंस बना दो के वारे न्यारे, 1 नंबर मिल जाएगा। कह रहा है पी डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है भाई, क्लोरोबेंजीन है, पी डाइक्लोरोबेंजीन ऊपर और नीचे
दोनों जगह पे है। पी डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिकल होगा, हैविंग अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, द क्लोज पैकिंग occurs more efficiently and they becomes a harder and having a more intermolecular force of attraction, that's why the melting point is higher। ठीक है, जबकि ऑर्थो एंड पैरा में, ऑर्थो और मेटा में इतना सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक बात सी वाले में क्या कह रहा है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। हाँ सही है, SN1 होता है तो टर्शियरी वाला ज्यादा होता है, और अगर टर्शियरी वाला है तो SN2 सबसे कम होगा। अब भाई देखो ना, टर्शियरी में प्रॉब्लम क्या है? देखो SN2 में होता क्या है, तुम सभी को पता है कि जो अटैक होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा वो बैक साइड से करने आएगा, यानी इन्वर्जन करने आएगा। अब इन्वर्जन करने के लिए पीछे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा देखने को मिल रही है, पीछे ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपको लिखेंगे कि इन SN2 देयर इज अ वन स्टेप रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, और यू कैन से द इन्वर्जन टेक प्लेस और 180 डिग्री अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, and there is a lots of steric hindrance in the tertiary alkyl halide, that's why it is least reactive rather than or compared to the primary alkyl halide। तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा, एक बार याद रखना। 28वें क्वेश्चन में आते, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात बताओ, इन्वर्जन अभी बताया मैंने, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन किसमें होता है? इसने सीधा डायरेक्टली नहीं पूछा, पर इन्वर्जन किसमें होता है? इन्वर्जन SN2 में होता है, और SN2 में भीड़ कम होनी चाहिए, अटैक पीछे से कराना है। तो ये देखो ना, 1 क्लोरोप्रोपेन सबसे छोटा ग्रुप तो यही है, एज कंपेयर टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 3 डिग्री का है। बनाओगे ना इसका स्ट्रक्चर तो ये 3 डिग्री का मिलेगा, और ये 1 डिग्री का बनेगा, तो 1 डिग्री वाले में SN2 फास्टर होगी। और SN2 कैसे पता चला मुझे ये याद था कि इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में बैक साइड से अटैक होता है। तो ये देखो अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से सेम तरह के क्वेश्चन, सेम तरह के आंसर्स पूछे हैं। बी कह रहा है कि A है और B है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? अब इसने एक रिएक्शन लिख रखी है, मैं रिएक्शन तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अच्छे से ये बना देता हूं, ये अल्कोहलिक KOH डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई, एक बात नहीं 2 बात आ गई, ये तो वही है एलिमिनेशन, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, 2 बीटा है ना, दोनों साइड वाले बीटा होते हैं। अब जो दोनों साइड वाले बीटा है, तो तुम्हें पता है कि जो गरीब होता है उससे ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, अकॉर्डिंग टू सिरजफ रूल हमने पढ़ाया हुआ है। गरीब रूल ये होता है बेटा कि जिसपे कम हाइड्रोजन है उसी पे से और हाइड्रोजन निकालना है, और तब जाके यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये हमारा शायद A है, ब्यूट 2इन, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इससे निकालोगे, इधर वाले से निकालोगे तो ब्यूट 1इन आएगा, वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो भी बनाया हुआ है इन्होंने, देखो। अच्छा, इन्होंने उल्टा दे रखा है भाई, ये A है, A नहीं है, ये B प्रोडक्ट है। ये देखो A है, ये जिसमें यहां पे डबल बॉन्ड है, और ये बीच में है, तो B वाला इज मेजर प्रोडक्ट, आपको लिख देना। इन्होंने पूरी रिएक्शन खुद ही कर दी, एक मेजर दे दिया, ये B दे रखा है, और इसी के साइड में A भी बना ही देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ये हो गया जी, है ना, ये A हो गया। तो आप ये बात समझिए कि ब्यूट 1इन तो माइनर ही होगा क्योंकि कम हाइड्रोजन है यहाँ पे। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन द मिथाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है, और इसका आंसर तो रटा रटाया है। CCl बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये तो मिथाइल है, और ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हेलो अरिंग्स में बना देते हैं। एक बात बताओ, इसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और इसके अंदर क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं सिंगल बॉन्ड से। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसकी लेंथ स्मॉल होगी, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर होगा। ये एरो हटा दो, ये लेंथ में बड़े होंगे लेकिन वीक होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आपको ये रीजन लिखना है कि इन CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन द CCl बॉन्ड इन द मिथाइल क्लोराइड बिकॉज ऑफ इन क्लोरोबेंजीन देयर इज अ partial double bond acquired by the CCl bond due to resonance, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये एक क्वेश्चन है, ए पार्ट तो हो गया हमारा, ये बना लेना तुम लोग। इसमें इसने बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन। यस,
बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। ये इतना हरामी है ना, ये H2O से रिएक्ट करने लग जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, H2O में H होता है, या किसी भी ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा जो H+ दे सकता है प्यारे बच्चों। अब बात समझिए, RMgX में R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है। R नेगेटिव अप्रोच करेगा इस H को, क्यों? क्योंकि H पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो R पे H आ जाएगा। जो RMgX था वो RH बन गया, यानी कि क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। और जब ये रिएक्शन आप लिख दोगे ना, मैं कह रहा हूं बाग हो जाएगा आपका एग्जामिनर, इतना खुश हो जाएगा मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, बहुत ही तगड़ा खुश हो जाएगा। तो लिख देना है कि Grignard reagent should be prepared under the anhydrous condition because in the moisture or in the presence of water it will react with the H2O or moisture to form a hydrocarbon and Grignard reagent becomes unstable which is highly reactive towards the H2O। ऐसे करके लिख सकते हो। सी वाले को देखे तो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, कोई ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है, SN1 reaction are accompanied by the racemization। Yes, because in optically active compound during the SN1 reaction after the step 1 formation of carbocation, the attack of nucleophile will take place either from the front side or the back side। मैकेनिज्म करा रखे वहां से देख सकते हो। तो फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ से करेगा तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। दे विल फॉर्म द रिटेंशन, they will form the retention product as a dextro or inversion product as a LIGO। they will form the racemic mixture 50-50% का फॉर्म हो जाएगा। तो बना के आप लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। 29 क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, काफी लंबी वीडियो हो गई पर देखते हैं, खत्म करेंगे इसको। अल्काइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज, सही बात है, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडली देन द एन प्रोपाइल क्लोराइड। अलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड है। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए शायद, हाँ ठीक है। और अल्काइल प्रोपाइल वाला है ना, प्रोपाइल वाले में क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है? इसमें भाई देखो, अगर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो SN1 में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन अलाइल वाले से रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा Cl के जाने के बाद, बट ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो लिख देना कि अलाइल क्लोराइड इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, हेंस इट इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज। सिंपल है। फिर ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा फेमस है कि आइसोसाइनाइड आर फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद द सिल्वर साइनाइड। तो Ag, ये रिएक्शन मैंने कराया हुआ है। RX को जब तुम AgCN से रिएक्शन कराते हो तो ये बनाता है RNC, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आइसोसाइनाइड बनने का एक रीजन ये है कि AgCN जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है। लिखना है आपको कि AgCN इज कोवलेंट, जो भी मैंने मुंह से रीजंस बोले ना आपको लिखने हैं। AgCN इज कोवलेंट कंपाउंड है, ओनली नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू डोनेट देयर लोन पेयर and act as a nucleophile, so it will form the carbon nitrogen bond and forming isocyanide। NCERT में भी ये क्वेश्चन है, वहां से भी आप लिख सकते हो अगर ये बात तुम्हें थोड़ी सी समझ में कम आई है। रिएक्शन ये जरूर लिख लेना, रिएक्शन लिखोगे और इसके नीचे लिख दोगे आप कि ये कोवलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन को डोनेट करते हुए लोन पेयर को दिखाओगे R पे, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा और आप कर लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही गहरी बात है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट फास्टर विद द OH इन SN2 रिएक्शन देन टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड होता है CH3Cl, और ये टर्ड ब्यूटाइल वाला अपना 3 डिग्री का। एक बात बताओ, जो ये 3 डिग्री का है, अच्छा SN2 है ना, SN2 में अटैक कहां से होता है, अटैक होता है बैक साइड से, बैक साइड कह लो, या फ्रॉम द 180 डिग्री अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नेग्लिजिबल है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भर के है। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे तो लीस्ट रिएक्टिव होगी, तो इसमें लिख देना कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन लिखा करो और SN1 में कार्बोकेटाइन का रीजन लिखा करो, पर लिखना जरूर है, ये ध्यान रखना, कहीं रीजन ना लिखो, कुछ भी बना के मत आना, पर लिखना पड़ेगा। 31वां क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर खत्म करेंगे, आसान सा है। ये वाली रिएक्शन मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, ये प्रोपीन HBr पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो A बना वो लिख देता हूं, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, A बना, तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर लेगा, है ना। इसमें फिर इन्होंने एक्वस KOH डाल दिया, ठीक है। अब एक्वस KOH इन्होंने डाला और एक्वस KOH के डालने के बाद क्या बना, Br की जगह OH आ जाएगा। प्यारे बच्चों, एक एक्वस KOH होता है और एक अल्कोहलिक KOH होता है। तो ये एक्वस KOH बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, है ना आसान। ये बन गया हमारा B। तो ये 1 नंबर का था, आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर इसमें मिलेगा, आधा नंबर उसमें मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। सेकेंड पार्ट में हम आते हैं,
सेकेंड पार्ट मेरे को पूरा ही लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सेकेंड पार्ट हमें लिखना पड़ेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे है Cl, इधर है CH3, इसमें हमने डाल दिया एल्कोहलिक KOH, ठीक, एल्कोहलिक KOH। ये अल्फा है और ये बीटा है। ये बीटा मैं क्यों लेता हूं, क्योंकि ये गरीब बीटा है, इस पे कम हाइड्रोजन है, तो इस चीज से हम हाइड्रोजन हटाएंगे और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आ गया A। अच्छा, फिर इस A के अंदर इन्होंने आगे देखोगे तो HBr डाल रखा है। अब ये HBr मार्कोनी कोऑर्डिनेट लग जाएगा और यहां पे Br आ जाएगा, ठीक है। तो ये है A, वो है A, नीचे वाला B है, हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट में। अब थर्ड वाला पार्ट जो है ना आपका बहुत ही आसान है। देखो क्या है, इन्होंने ये वाला प्रोडक्ट तो दे रखा है, अब यहाँ पे Mg डाला है, तो Mg तभी डालते हैं जब यहाँ पे पहले से हेलोजन वाला कंपाउंड हो, और हेलोजन कार्बन बढ़ते घटते हैं नहीं, इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, यहाँ Cl होगा, तभी तो आपने इसमें Mg डाला। Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में डालते हैं। बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज कह रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, याद है ना आप लोगों को। तो ये हमारा A है, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 MgCl, सही है। अब इसमें मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराई थी, तो मैकेनिज्म तो वही फॉलो करना, और नहीं समझ में आता तो पता क्या करो, ये MgCl हटा दो और इसकी जगह H लगा दो। H लगाओगे तो इसी के साथ जोड़ के लिख देना, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। है आसान, बहुत ही आसान। 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आधा नंबर मिलेगा। मतलब अगर आप ये लिखते तो ये आधा नंबर का, ये लिखते तो आधे नंबर का है। डायरेक्ट लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा, रिएक्शन लिखोगे, चेकर भी है, आसानी से समझेगा और मजा आएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यानी टोटल 32 क्वेश्चन आए थे, 32 क्वेश्चंस आए थे और 52 मार्क्स हो गए सारे सेट्स में मिला के, ईच सेट्स कंटेनिंग द 6 मार्क्स। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को आता है, तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, करना है, अच्छा मैं कर देता हूं। देखो Br2 हीट है, बेंजाइलिक पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, लेकिन पहले वहां पे OH था, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे से H हटा दो, ये बेंजाइलिक पोजीशन है, H हटाया, यस, इस पे हमारा आ जाएगा Br और ये CH3 एज इट इज आएगा, नाम लिख लेना। HBr है, कौन सा रूल लगाया, बोलो बोलो, मार्कोनी कोब रूल। मार्कोनी कोब रूल कम वाले पे जुड़ता है, या फिर जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग होती है ना, 3 डिग्री है, इस तरीके से जोड़ दो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। डबल बॉन्ड, ये बेंजीन नहीं है, पहली बात तो बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br। सिंपल है, H दिखाने की जरूरत नहीं है, जुड़ेगा यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला भी वो SOCl2 नहीं है, HCl डाला, ये भी अल्कोहल पे अटैक करेगा, या तो डबल बॉन्ड पे करता है या फिर OH पे करता है, लेकिन OH उस पे करेगा जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। बेंजीन से ये तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको रिएक्ट मत कराना, ये जैसा है वैसे ही बना रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। ये बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन में चेंज करना है। सो द आंसर इज यहाँ पे हाँ CH2 और इधर Cl आ जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे OH एज इट इज रहेगा। नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ आंसर पूछे। तो ये थे आज के PYQ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स के ये क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको सभी के आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई आंसर समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और सुनो, समझ में आया तो एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स लिख देना। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, और तुम लोगों के टेस्ट में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो वेल प्रिपेयर्ड, मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय एंड टेक केयर।